नमस्कार, मैं पलक तिवारी, आप सभी का यहाँ स्वागत है। तो आज हम सर से हार्ट प्रॉब्लम के बारे में और ब्लड प्रेशर के बारे में और भी नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में चर्चा करने जाएंगे। उससे पहले हम सर के बारे में जानना चाहेंगे। वैसे सर को हर कोई जानता है, पर फिर भी हम सर के बारे में सर से ही जानना चाहेंगे। तो सर बताइए अपने बारे में कुछ। नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर हरिशंकर चंदेल, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, आदित्य हॉस्पिटल, प्राइम हार्ट क्लिनिक एंड गैलेक्सी हॉस्पिटल में हूँ। अभी जबलपुर में ऑलमोस्ट सभी प्रकार की हृदय की बीमारियों का इलाज और प्रिवेंशन दोनों पे ही काफ़ी बेहतर काम चल रहा है। पहले यहाँ के लोगों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता था, किसी को नागपुर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, बट अभी आज की डेट में हम देखें जबलपुर बहुत फास्ट ग्रो किया है, स्पेशली लास्ट 5 to 7 ईयर्स में। और हार्ट के लिए जो भी लेटेस्ट ट्रीटमेंट है वो ऑलमोस्ट सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे हम ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन है, ये हार्ट की बीमारियाँ ही ना हो, हम ऐसा काम करें, तो उस पर भी काफ़ी काम चल रहा है। हम अभी क्लिनिक भी स्टार्ट करने वाले हैं, स्पेशली प्रिवेंटिव क्लिनिक, जिसमें कि हम लोगों को अवेयर करेंगे। वीक में एक दिन या मंथ में एक दिन हम उसको अभी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें लोगों को ये बताया जाएगा किस किस कारणों से हार्ट की बीमारी होती हैं, क्या क्या चीज़ें हम करके उसके रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी। इससे पहले जब मुझे पता चला कि मुझे सर का टॉक शो लेना है, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी अभी आपकी फील्ड के बारे में और आपके बारे में भी। तो मैंने कुछ गूगल में सर्च किया, तब आपके क्लिनिक के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में पता चला और मुझे बड़ा खुशी हुई कि मैं आज आपसे मिलूँगी और आप जैसे डॉक्टर से मिलूँगी। रेटिंग काफ़ी अच्छी है सर की गूगल पे, और जब मैंने देखा कि आप क्या क्या लाइक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कितनी सारी बीमारियां आप ठीक कर सकते हैं, लाइक कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं वो बीमारी, जिनकी लोगों को, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि बाहर जाना पड़ता था, अब लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता, और यहाँ बाहर के मुकाबले इतना कम खर्चे में सबका ये हो जाना इज़ अ बिग थिंग। और इतनी अच्छी क्वालिटी जो ट्रीटमेंट की है वो जबलपुर में प्रोवाइड हो रही है आप जैसे लोगों के कारण, तो ये बहुत अच्छी बात है जबलपुर वासियों के लिए भी, और जिन लोगों के लिए भी जो अफोर्ड नहीं करते महंगा ट्रीटमेंट, हाँ जी, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आपसे मिल पा रही हूँ और आपसे बात कर रही हूँ। जी जी, ओके सर, मैं ऐसे नॉर्मल पूछना चाहूँगी, जैसे कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत ही नॉर्मल है और बहुत सारे लोग अवेयर ही नहीं होते कि उनको ब्लड प्रेशर है नहीं है और पता नहीं चलता, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जी, यदि हम देखें वर्ल्ड वाइड तो ब्लड प्रेशर जो है वो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है टू कॉज द डेथ। मतलब हार्ट डिजीजेज जो है, कार्डियोवास्कुलर डेथ जो है वो वर्ल्ड वाइड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। और यदि हम कार्डियोवास्कुलर डेथ में देखें, जिसमें कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर सब इंक्लूड रहता है, तो उसका जो मुख्य कारण है वो ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर यदि हम कंट्रोल कर लें तो बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है जो कि कार्डियोवास्कुलर डेथ कराती हैं, इंक्लूडिंग हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, लकवा बोलते हैं, स्ट्रोक, उन सबको, रीनल फेलियर। तो ब्लड प्रेशर यदि हम देखें ब्लड प्रेशर है क्या, ब्लड प्रेशर एक्चुअली नॉर्मल बीपी जो होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें ब्लड फ्लो होता है उसके कारण से ब्लड प्रेशर जनरेट होता है। नॉर्मली यदि हम एक सामान्य भाषा में देखें, किसी पाइप में कोई पानी का प्रवाह हो तो पाइप, वो जो पानी है वो पाइप पे एक प्रेशर डालता है। वैसे ही जो रक्त है वो रक्त वाहिनियों में जब फ्लो करता है तो जो उसकी वेसल्स हैं उस पर एक प्रेशर जनरेट करता है जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मल बीपी मस्ट है एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए, बट यदि वो नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा हो जाता है जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, वो एक कारण होता है बीमारियों का। और इसके बचाव क्या क्या हो सकते हैं? ब्लड प्रेशर एक्चुअली जो मोस्ट कॉमन कॉज है ब्लड प्रेशर का वो हेरिडिटी होता है। यदि हम देखें, यदि 100 आदमियों को ब्लड प्रेशर है तो उसमें 90 to 95% इज बिकॉज ऑफ, उसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, दैट इज कि वो हेरिडिटी में आया है, मतलब माँ बाप से जो आनुवंशिक गुण आता है, जेनेटिक्स जीन्स आते हैं, उसके थ्रू ब्लड प्रेशर आता है। 5 से 10% ब्लड प्रेशर ऐसे होते हैं जो सेकेंडरी कॉजेज होते हैं, जैसे कि हार्मोनल इशू है, किसी को कुछ दवाइयाँ कराती हैं ब्लड प्रेशर ज़्यादा, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, कोकेन, ड्रग यूजर्स हैं, उनको होता है बीपी। बट मेनली जो 90% बीपी होता है वो हेरिडिटी होता है। हेरिडिटी को चूँकि हम चेंज नहीं कर सकते हैं तो हम उस पर फोकस करते हैं क्या चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं जिसके कारण से ब्लड प्रेशर कंट्रोल, जैसे मोटापा। मोटापा एक कारण है जो बीपी बढ़ाता है, और मोटापा को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यदि मोटापा कम कर लें, वेट को अपने मेंटेन रखें, तो कुछ हद तक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है?
नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक 18 साल से ऊपर के उम्र के आदमी के लिए लेस देन 120/80 होता है। मीन्स ब्लड प्रेशर के दो पार्ट होते हैं, एक सिस्टोलिक ऊपर वाला जिसको बोलते हैं, डायस्टोलिक नीचे वाला। ऊपर वाला 120 के नीचे होना चाहिए, डायस्टोलिक जो होता है नीचे वाला 80 के नीचे होना चाहिए। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन जैसे मैंने अभी बताया कि ब्लड प्रेशर यदि नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम हाइपरटेंशन लेवल करते हैं। नॉर्मल भी एक आदमी का बीपी फ्लक्चुएट होता रहता है, बट यदि किसी भी आदमी का बीपी 140/90 से ऊपर आ रहा है, स्पेशली खासकर दो रीडिंग में, एक ही बार सपोज कोई कारण हुआ, जैसे हम आप बात कर रहे हैं, अचानक एक सांप आ जाए, उसमें हमारा बीपी बढ़ेगा, आपका बीपी बढ़ेगा, सबका बीपी बढ़ेगा, दैट इज द नॉर्मल थिंग। बट एक परसिस्टेंटली बीपी बढ़ा हुआ है, स्पेशली 2 रीडिंग्स में आदमी को रेस्ट करने के बाद एटलीस्ट 5 से 10 मिनट रेस्ट करे, कोई स्ट्रेस नहीं रहे, नॉर्मल बीपी का बीपी उसका बढ़ा हुआ है, आदमी का बीपी मोर देन 140/90 मतलब 140/90 से ज़्यादा, तो हम उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। सर हाइपरटेंशन के सामान्य लक्षण? हाइपरटेंशन का सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेशन एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब जिस आदमी को होता है ब्लड प्रेशर ज़्यादा, उसको पता ही नहीं चलता कि बीपी है, तो वो पता करने के लिए बीपी अपने को रेगुलर इंटरवल पे चेक कराते रहना चाहिए। लेकिन कुछ आदमियों में जैसे सिर में भारीपन, स्पेशली सुबह जब सो के उठता है तो उसको बैक ऑफ द हेड होता है, ऑक्सीपिटल हेडेक बोलते हैं, वहाँ होता है। या यदि बीपी के कारण कॉम्प्लिकेशन हो जाए, सपोज उसको किडनी में प्रॉब्लम आ गई, विजन में प्रॉब्लम आ गई, आई में प्रॉब्लम आ गई, न्यूरोपैथी हो गया, नसों में प्रॉब्लम आ गई, हार्ट में प्रॉब्लम आ गई, तब उसको सिम्टम्स आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है किस हाइपरटेंशन ने बॉडी के किस अंग को प्रभावित किया है, तो उसके लक्षण आते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि नॉर्मल हार्ट फेलियर के लक्षण क्या है और उसके बचाव? हार्ट फेलियर जो अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं, हार्ट फेलियर को यदि हम जो आम आदमी बोलता है, वो बोलता है हार्ट फेलियर मतलब हार्ट का कमजोर हो जाना, उसका जो पंपिंग एक्टिविटी है, पंपिंग है, वो कम हो जाना। बट अभी हार्ट फेलियर जो देखा गया है वो दो तरह के मेनली होते हैं। एक होता है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, जिसमें हार्ट की पंपिंग कम होती है, मीन्स उसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, मतलब जो ब्लड हार्ट से इजेक्ट होता है धमनियों में, उसकी क्षमता कम हो जाती है। ये होता है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। और इसका जो मेन कारण है वो होता है हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। कॉन्ट्रैक्शन में यदि प्रॉब्लम आई तो उसके कारण सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है। बट एक दूसरा हार्ट फेलियर आ गया जो इक्वली इंपॉर्टेंट है और इक्वली इंसिडेंस है, बहुत कॉमन है, वो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलते हैं। उसमें हार्ट की पंपिंग तो ठीक रहती है, बट हार्ट का रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम रहता है, तो वो इनिशियल स्टेज में होता है। इनिशियल स्टेज में हार्ट का रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण से बैक प्रेशर मीन्स जो फेफड़े होते हैं उनमें प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। हार्ट का प्रेशर रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम आएगा, हार्ट के अंदर भी प्रेशर बढ़ेगा, उसके कारण बैक प्रेशर मीन्स लंग्स की जो धमनियाँ उनमें प्रॉब्लम आएगा, और देन ओवरऑल वो हार्ट की बॉडी की हर पार्ट को प्रभावित करेगा। तो हार्ट फेलियर के जो शुरुआती सिम्टम होते हैं वो सांस फूलना हो सकता है, थकान हो सकती है। जो एक आदमी नॉर्मल काम कर रहा है, सपोज हमारा डेली रूटीन होता है, हम 3 मंजिल चढ़ते हैं, हमारा घर 3 मंजिल पे है, अभी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, एनीवे किसी को भी नहीं हो रही है। कल को वो तीसरी मंजिल चढ़ते चढ़ते थोड़ा थकान उसको महसूस होने लगे, सांस फूलने लगे, घबराहट होने लगे, पैल्पिटेशन होने लगे, धड़कन बढ़ने लगे, मीन्स उसका जो रूटीन एक्टिविटी है उसमें उसको प्रॉब्लम होने लगी, ये अर्लीस्ट साइन है। उसके अलावा हो सकता है किसी को लेट स्टेज में होता है तो पैरों में सूजन आ जाती है, पेट में सूजन आ जाती है, चेहरे पे सूजन आ जाती है, बट अर्लीस्ट साइन होता है थकान, पैल्पिटेशन मीन धड़कन, सांस फूलना, ये अर्लीस्ट साइन है। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं हार्ट फेलियर के? हार्ट फेलियर का अगेन जैसे ब्लड प्रेशर का मैंने बताया, जो सबसे बड़ा कारण जो अपन देखें खासकर इंडिया में, तो ओवरऑल वर्ल्ड में तो ब्लड प्रेशर ही मोस्ट कॉमन कॉज है, बट इंडिया में अपन देखें यहाँ पे वाल्व की डिजीज बहुत कॉमन रही है। रूमेटिक हार्ट डिजीज वो अपन सुनते हैं बचपन में भी कि इसका वाल्व की प्रॉब्लम है, उसके कारण से हार्ट फेलियर होता है। अपन जैसे हमने बताया सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का जो कॉमन कॉज है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में मीन्स हार्ट की धमनियों में जो ब्लॉकेज हो जाता है उसके कारण हार्ट कमजोर हो जाता है। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हम देखें उसके लिए ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, मोटापा, ये सब कारण है हार्ट फेलियर। सर इनका उपचार कैसे होता है हार्ट फेलियर का जो तो उनको? हार्ट फेलियर यदि सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है, जैसे मैंने 2 टाइप का बताया, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में यदि किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है मीन्स हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेज है, और खासकर यदि हार्ट की धमनियां अभी जीवित हैं मीन्स यदि वो आदमी को तकलीफ है, उसको हम एको करते हैं, टीएमटी करते हैं, सिम्टम के हिसाब से असेस करते हैं, उसको एंजियोग्राफी किया, उसको ब्लॉकेज हैं, यदि ब्लॉकेज को सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज को खोला तो हार्ट फेलियर में इम्प्रूवमेंट आता है, उसकी
जो लक्षण होते हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है। उसके अलावा किसी को वॉल्व की प्रॉब्लम है, जैसे रोमेटिक हार्ट डिजीज़ मैंने बताया, तो वॉल्व की सर्जरी या बैलूनिंग होती है, उससे हम वॉल्व को ठीक करते हैं, उसके कारण से भी उससे भी आराम लगता है। यदि हम डायस्टोलिक हार्ट फेलियर की बात करें तो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के लिए जितने भी उसके कारण हैं, मीन्स ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, शुगर को कंट्रोल करना, थायराइड को कंट्रोल करना, मोटापा को कंट्रोल करना, ये सब चीज़ों से भी हार्ट फेलियर के सिम्टम ठीक होते हैं और हार्ट फेलियर भी कंट्रोल होता है। और एक और डिजीज़ है मोटापे के कारण, एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, मीन्स उसको सांस लेने में दिक्कत होती है कब, जब वो पेशेंट सोता है रात में। यदि किसी को ऐसी हिस्ट्री है कि रात में सोते सोते उसको या तो बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं या सांस की तकलीफ के कारण या खांसी के कारण नींद खुल गई, उठ के बैठना पड़ता है, वो भी एक हार्ट फेलियर का साइन है। तो हमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमें ये लक्षण तो नहीं आ रहे। सर और कौन कौन से हार्ट डिजीज़ होते हैं? हार्ट डिजीज़ यदि हम नॉर्मल बात करें तो हार्ट डिजीज़ एक्चुअली एक आम आदमी के लिए हार्ट की धमनियों में जो ब्लॉकेज होता है उसको हार्ट डिजीज़ बोला जाता है। बट हार्ट डिजीज़ बहुत सारी होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ जिसमें कि हम धमनियों में ब्लॉकेज होता है, हार्ट फेलियर होता है जिसमें कि हार्ट बताया मैंने कमज़ोर हो जाता है या उसका रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम होती है तो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलते हैं इसको, या वॉल्व की दिक्कत होती है उसके कारण से भी उसको भी हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। उसके अलावा भी एम्बोलिज्म, जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, मीन्स फेफड़ों में यदि क्लॉट गया वो भी हार्ट को अफेक्ट करता है। कार्डियोमायोपैथीज होती हैं, मीन्स जो आदमी जब पैदा होता है जेनेटिकल हेरिडिटी वाइज ही हार्ट की मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं, उसको कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। किसी किसी के हार्ट की मांसपेशियाँ इतनी मोटी होती हैं, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है, जो बाद में हार्ट कमज़ोर हो जाता है, उसमें भी हार्ट फेलियर हो जाता है। तो बट मेनली जो अपन एक लेमैन के हिसाब से देखें, एक सामान्य आदमी के हिसाब से देखें तो हार्ट की डिजीज़ मतलब हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेज को बोला जाता है, जिसको अपन इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। ओके सर, नॉर्मली कौन कौन सी ऐसी हार्ट से रिलेटेड शिकायतें हैं या प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को देखनी पड़ती हैं? यदि आपको अभी जैसा कि मैंने बताया, यदि आप जो आपका डेली रूटीन है, जो भी आदमी अपना काम कर रहा है, प्रोफेशन जिसका जो भी, चाहे लेबर हो चाहे वो टॉप क्लास हो, कोई भी हो, जो एक आदमी नॉर्मल काम कर रहा है, उसको आने वाले समय में उस रूटीन वर्क में डिफ़िकल्टी नोटिस हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, सांस फूलना, थकान, घबराहट, अनइजीनेस हो, पैल्पिटेशन हो, वो एक अर्ली साइन है। उसके बाद तुरंत उसको चेकअप कराना चाहिए। बट अपन यदि आइडियली देखें तो आइडियली यदि आपको खासकर फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, शुगर की, तो आपको 18 ईयर्स के बाद बीपी चेक कराते रहना चाहिए। इनिशियली आप 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 1 ईयर या रेगुलर कार्डियक चेकअप कराते रहना चाहिए। देन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो उसको फ्रिक्वेंसी ऑफ चेकअप बढ़ा देना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल अपन यदि इंडियंस में देखें बहुत ज़्यादा डेंजर रहता है, हेरिडिटी है हमारी, और हमारी जो लाइफस्टाइल है बहुत चेंज हो गया। अभी एक जो महत्वपूर्ण कारण है खासकर इंडिया के लिए अपन देखें तो चेंज इन द लाइफस्टाइल बहुत बड़ा कारण है। अभी पहले के हमारे अपन पूर्वजों की बात करें तो वो ज़्यादा मेहनत करते थे, डाइट भले उतनी रहती थी, या डाइट अपन बोले ज़्यादा हो सकता है उतनी हेल्दी डाइट नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। तो अभी मेहनत हमारी कम हो गई और अनहेल्दी डाइट बढ़ गई। जैसे पहले ये जितने भी जंक फूड्स थे ये नहीं थे अवेलेबल, तो अनहेल्दी डाइट बढ़ गई और जो हमारे एक्सरसाइज थे, जो हमारा काम था वो कम हो गया। इसलिए और इंडिया में अभी एक पैंडेमिक टाइप का हो गया हार्ट की बीमारियाँ। दर्शकों को कोई ये ऐसी क्या एक आप लाइफ टिप देना चाहेंगे ताकि ये हार्ट डिजीज थोड़े से हम कम कर पाएँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हम एक्चुअली अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स अपने हेल्थ को लेके अवेयर होना। हम अपन यदि अपने इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ अवेयरनेस की बहुत कमी है। उसका रीज़न ये हो सकता है कि हमारा मीन्स हम अपने ध्यान नहीं देते। हम एक्चुअली सबसे ज़्यादा आदमी किस में स्ट्रगल करता है इंडिया में कि हमारे पास खाने को हो जाए, रहने को हो जाए, बट अपने हेल्थ को नहीं दे पाते। अपने फैमिली का ध्यान देते हैं बट अपना ध्यान नहीं दे पाते। तो फैमिली को देखना और सबको देखने के साथ अपना ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आप यंग एज से ही सतर्क रहें, वेट को मेंटेन रखें, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रखें, सॉल्ट को रेस्ट्रिक्ट करके रखें, स्मोकिंग नहीं करें। स्मोकिंग सबसे हार्मफुल चीज़ है, मतलब एक चीज़ जिसमें कि सबसे ज़्यादा अपना पैसा बचता है वो स्मोकिंग है। आप स्मोकिंग करते हो, उसके लिए बीड़ी सिगरेट खरीदते हो, उसमें पैसा जाता है, बीमारियाँ होती है उसमें भी खर्च होता है। तो आप स्मोकिंग को बंद करके सबसे ज़्यादा अपने हेल्थ, मनी, एवरीथिंग और अपने फैमिली को भी सब कुछ दे सकते हो, बचा सकते हो। उसके अलावा आप जो हमने बताया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें आप ग्रीन वेजिटेबल्स को बढ़ाएं, अनप्रोसेस्ड और जंक फूड्स को न लें, जितने भी सैचुरेटेड फैट्स हैं उनको लिमिट कर दें। सैचुरेटेड फैट मतलब जैसे अपने यहाँ घी चलता है, बटर चलता है, पनीर चलता है, इनको लिमिट अमाउंट में रखें। रेड मीट को बंद कर दें, रिफाइंड प्रोडक्ट्स को
लिमिट या ना करें। ट्रांस फैट्स इसमें भी होता है, वो अपने को ऑलमोस्ट नहीं लेना चाहिए। फिर जिसको भी शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल हो गया, उसका गुड कंट्रोल होना चाहिए, वेट मेंटेन होना चाहिए। स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्ट्रेस तो हर चीज़ का होता है अपने को, एक लाइफ का स्ट्रेस है, प्रोफेशन का स्ट्रेस है, पैसे का स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, बट ट्राई टू मिनिमाइज इट एज मच एज पॉसिबल। तो आज हमें सर से बहुत सारी ही इम्पोर्टेंट जानकारी मिली है। आप के पास अगर और कोई क्वेरी है, आपको और कोई प्रॉब्लम है, आप सर का क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर हरिशंकर चंदेल रेगुलर बैठता हूँ प्राइम हार्ट क्लिनिक में और आदित्य हॉस्पिटल में और गैलेक्सी हॉस्पिटल में। यदि आपको किसी भी चीज़ का सलाह लेना है, आप इन स्थानों पर विजिट कर सकते हैं। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, इसमें यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है, आप अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया, हम बहुत जल्दी अब क्लिनिक स्टार्ट करने वाले हैं, प्रिवेंटिव क्लिनिक और ट्रीटमेंट क्लिनिक अलग से, जिसमें कि लोगों को अवेयर किया जाएगा हाउ टू प्रिवेंट और रिड्यूस द हार्ट डिजीजेस। थैंक यू। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी मिलते रहेंगे। जैसे कि आज हमने सर से मुलाकात की और बहुत सारी हमने इम्पॉर्टेंट बातों पर चर्चा की, ऐसे ही हम आगे भी बहुत सारी हस्तियों से मिलते रहेंगे। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। मैं डिजिटल भाई की तरफ से पलक तिवारी आप सभी का धन्यवाद।